नमस्कार दोस्तों, विमर्श में आपका स्वागत है। आज का वीडियो छोटा जरूर है, लेकिन आज मैं आपको राजनीति के पीछे की वो शतरंज बताने वाला हूं जो शायद आपको कोई कभी नहीं बताएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों की ये चीज समझ में भी नहीं आती। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला पूरा विपक्ष धीरे धीरे कमजोर हो जाए और अंत में मोदी के सामने सिर्फ एक पार्टी दिखाई दे, तो सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? बीजेपी को या कांग्रेस को? क्योंकि आज कहानी सिर्फ मोदी बनाम विपक्ष की नहीं है। असली खेल शायद विपक्ष के अंदर चल रहा है, और राम मंदिर से लेकर समाजवादी पार्टी तक इसके संकेत आपको दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उन संकेतों को सही तरीके से पढ़ रहे हैं? क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ी चाल हमेशा वह नहीं होती जो सामने दिखाई दे। कई बार असली चाल वो होती है जिसमें आपका विरोधी आपके सामने नहीं आता, आपकी बगल में खड़ा होता है। और जब तक आपको पता चलता है कि खेल बदल चुका है, तब तक पूरा नैरेटिव बदल चुका होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, आजकल केंद्र में आपको विपक्ष की जगह कौन दिखाई देता है? कांग्रेस। सबको यही दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। पर ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी विपक्ष की जगह लेने की कोशिश कर रही है। मुख्य विपक्ष आज भी कांग्रेस है, और कांग्रेस ही दिख रही है। होने और दिखने में फर्क होता है। बाकी पूरा विपक्ष शांत है, सोया है। किसके पास कोई मुद्दे नहीं है संसद में लड़ने के लिए या सड़क पर। और जो थोड़े बहुत एक आध मुद्दा कोई दल लेकर आता है, कांग्रेस उस मुद्दे पर कब्जा कर लेती है, या उस मुद्दे को इस तरह डिसॉल्व करती है कि मुद्दा उसी पार्टी के खिलाफ हो जाता है। यह सब किस लिए? इसलिए कि मोदी का सबसे बड़ा विरोधी कांग्रेस खुद को दिखाना चाहती है। और जो मोदी विरोधी लोग देश में हैं, उनको लगना चाहिए कि अगर मोदी का कोई सबसे बड़ा विरोधी और बीजेपी का अगर कोई मुकाबला कर सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। देखिए, आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। राम मंदिर चोरी का मुद्दा किसने उठाया? अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने। लखनऊ से दिल्ली उस मुद्दे को लेकर कौन आया? समाजवादी पार्टी। संसद में किसने उठाया? समाजवादी पार्टी ने। लेकिन अब देखिए कैसे इस मुद्दे पर कांग्रेस कब्जा करती है और इस पूरे मुद्दे को डिसॉल्व करती है। कांग्रेस का मुख्य मुद्दा था छात्र राजनीति, छात्र आंदोलन, शिक्षा व्यवस्था। लेकिन जनता की भावनाओं पर सबसे ज्यादा चोट कर रहा था राम मंदिर का मुद्दा। अगर इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी अच्छे से उठा पाती और अपने पास एक मर्यादा में, एक सीमा रेखा में रख पाती, तो हो सकता है शायद यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को इससे कुछ फायदा होता। लेकिन यहां कांग्रेस की ललित कला शुरू हो गई। और जब यह मुद्दा पीक पर था, उस वक्त एक दिन पप्पू यादव को साधु बनाकर इस मुद्दे में घुसेड़ दिया जाता है। अब आपको बताता हूं पप्पू यादव कौन है। सबसे पहले पप्पू यादव सब जानते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भक्त है। इसने अपनी पार्टी बनाई थी, जिसे इसमें कांग्रेस ने विलय कर दिया था एक टिकट के लिए। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने इसे टिकट नहीं दिया पूर्णिया से, क्योंकि तेजस्वी यादव इसके विरोध में थे। और तब आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन था बिहार में। फिर भी यह निर्दलीय चुनाव लड़ा कांग्रेस के सपोर्ट से, और यह चुनाव जीत भी गया लोकसभा का। और आज सब जानते हैं कि पप्पू यादव कहने को निर्दलीय सांसद है, लेकिन वह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कांग्रेसी मानसिकता का आदमी है, और उन्हीं के सपोर्ट से, उन्हीं के कहे अनुसार सब कुछ करता है। पप्पू यादव का क्या लेना देना अयोध्या के मुद्दे से? वो बिहार में राजनीति करते हैं, पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ते हैं, जहां मुस्लिम वोटों की संख्या ज्यादा है। सेकुलर वोटों पर वो जीत कराते हैं। विरोधी उनके तेजस्वी यादव हैं। उनको बीजेपी और यूपी के चुनावी राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन केंद्रीय राजनीति में सपा के मुद्दे पर पप्पू यादव खुद बढ़ते हैं और साधु बनकर ऐसी नौटंकी करते हैं कि पूरा मुद्दा ही डिसॉल्व हो जाता है। और समाजवादी पार्टी की मूर्ख राजनीति पहले वहां खड़े होकर ताली बजाती है, लेकिन जब तक उनको समझ में आता है कि यह मुद्दा हमारे ही खिलाफ खड़ा हो गया है और कांग्रेस की इसमें ललित कला घुस गई है, तब तक वो फिर उससे इनकार करते हैं कि पप्पू यादव ने यह गलत किया। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और पूरा राम मंदिर का मुद्दा समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़ा हो जाता है, और जिसका सबसे बड़ा नुकसान होगा उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अब एक बात यहां समझिए, राजनीति में किसी मुद्दे को उठाना पहला कदम है, लेकिन उस मुद्दे को अपने नियंत्रण में रखना दूसरा कदम है। और सबसे महत्वपूर्ण कदम है उस मुद्दे का राजनीतिक फायदा किसे मिलता है। क्योंकि अगर मुद्दा आपका है लेकिन बहस किसी और के इर्द गिर्द घूमने लगे, तो धीरे धीरे जनता के दिमाग में आपका मूल मुद्दा गायब हो सकता है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
क्योंकि आने वाले समय में विपक्ष के सामने सिर्फ बीजेपी से लड़ने की चुनौती नहीं होगी, उसके सामने ये चुनौती भी होगी कि उसके उठाए मुद्दों का चेहरा कौन बनेगा और उसका राजनीतिक फायदा कौन उठाएगा। अब देखिए, यहां पर कांग्रेस की ललित कला कैसे ही विपक्ष के अन्य दलों के मुद्दों को खाती है और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करती है। जिस छात्र आंदोलन का शिक्षा के मुद्दे को 3 महीने पहले कोटा, प्रयागराज और मीटिंगों से लेकर कांग्रेस चली थी और राहुल गांधी को चेहरा बनाया था, उस मुद्दे पर आज भी कांग्रेस चल रही है संसद तक। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा कहां है? अब अगर राम मंदिर का मुद्दा उठता है तो वहां पर बात राम मंदिर में चोरी की नहीं होती है। अब बात होती है कि पप्पू यादव ने साधु बनकर सारे साधुओं पर पुजारियों को बदनाम क्यों किया, सनातन को बदनाम क्यों किया, हिंदू धर्म को बदनाम क्यों किया, और वहां कांग्रेस चुप हो जाती है। जवाब देना पड़ता है समाजवादी पार्टी को, जबकि समाजवादी पार्टी का ना तो नेता था और ना ही उनकी ऐसी सोच कि वो इस तरह की नौटंकी संसद पर कर सके। शायद अब आपको दिमाग में आ गया होगा कि कांग्रेस कौन सा खेल खेल रही है। सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही अपने साथियों को खा रही है और इसी स्पेस में कांग्रेस की राजनीति है और यही कांग्रेस की रणनीति भी। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस विपक्ष के बाकी दलों के मुद्दों को अपने राष्ट्रीय नैरेटिव में लेते जाती है तो धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में दिखाई कौन देगा, क्षेत्रीय दल या कांग्रेस? क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अपनी ताकत है, बिहार में आरजेडी की अपनी जमीन है, बंगाल में टीएमसी की अपनी राजनीति है, तमिलनाडु में डीएमके की अपनी ताकत है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इन सब से ऊपर कौन दिखाई देता है? कांग्रेस। और यही आने वाले समय की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले दल अलग अलग अपनी आवाज उठाते रहे तो मोदी विरोधी वोट भी अलग अलग हिस्सों में बटा रहेगा। लेकिन अगर कांग्रेस धीरे धीरे खुद को उस पूरे विरोध का राष्ट्रीय चेहरा बना लेती है तो 2029 की राजनीति बिल्कुल अलग दिखाई दे सकती है। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो जो देश का 18% माइनॉरिटी वोट है, जो विभिन्न क्षेत्रीय दलों में बटा हुआ है, वो एक जगह कांग्रेस के पीछे लामबंद हो सकता है और यहीं पर क्षेत्रीय दलों की सबसे बड़ी मृत्यु होगी, राजनीतिक मृत्यु। अब जरा इस जगह शतरंज की बिसात समझिए। राजा को हराने के लिए हर बार राजा पर सीधा हमला नहीं किया जाता, कई बार पहले बिसात के बाकी मोहरों को अपनी चाल के हिसाब से चलते पर मजबूर किया जाता है। और अगर राजनीति में भी ऐसा ही कोई खेल चल रहा है तो असली सवाल बीजेपी की चाल से पहले विपक्ष की चाल का है। जब सारे क्षेत्रीय दल कमजोर होंगे, एक तरफ खत्म हो जाएंगे, तब कांग्रेस का उदय होगा। कांग्रेस मोदी विरोधी वोटों को मजबूरी होगी, चॉइस नहीं। कांग्रेस यही चाहती है जैसा 1980 या 85 से पहले हुआ करता था। उस वक्त भी कांग्रेस चॉइस नहीं थी, मजबूरी थी, क्योंकि दूसरी कोई पार्टी उस हैसियत में नहीं थी कि सत्ता में आ सके, तो कांग्रेस का चुनाव करना लोगों की मजबूरी थी। आज की कांग्रेस भी धीरे धीरे अपनी पार्टी को उसी अवस्था में ले जाना चाहती है कि मोदी विरोधी वोटों की मजबूरी हो कांग्रेस का चुनाव करना, न कि कांग्रेसी लोगों की चॉइस बने। यह तो सारा देश जानता है कि मोदी केवल 40 से 42% वोटों का हकदार है। इतने ही वोट मिले उसको हर चुनाव में। 55 से 60% वोट आज भी भाजपा और मोदी के विरोध में पड़ते हैं। यह अलग बात है कि वो अलग अलग दलों को पड़ते हैं। यह देश ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली द्विदलीय व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे, और इसका द्विदलीय व्यवस्था की तरफ भाजपा नहीं कांग्रेस लेकर जा रही है। कांग्रेस के पर्दे के पीछे की ये वो आंतरिक राजनीति है जो आपको हर कोई नहीं बता पाएगा। शतरंज की ऐसी राजनीतिक चालें आपको केवल हमारे चैनल विमर्श पर मिलेंगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। राष्ट्रीय राजनीति हमारा मुख्य विषय है। तब तक के लिए नमस्कार।